सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो कल हम लोगों ने चर्चा की व्यक्तिरवेदस तुल्यत्वम संकरो था नवस्थिति रूप हानि रसंबंधो जाति बाधक संग्रह। यह पंक्ति उदयनाचार्य की पंक्ति है। मुक्तावलीकार ने इसका उदाहरण किया है। तो पहला जो जाति बाधक है वो व्यक्तिरवेद है। अभी आप जान चुके हैं कि व्यक्तिरवेद का अर्थ है स्वाश्रय व्यक्तिरैक्यम। यह जाति बाधक न होकर के वास्तव में जातित्व का बाधक है। तो व्यक्तिरवेद नाम का जो जाति बाधक है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, आकाश तत्व में जातित्व का बात करते हैं। आकाश तत्व न जाति। हम लोग को ये नहीं कहना है कि आकाशे जाति न भवती, हमको ये बोलना है कि आकाश तत्व जाति न भवती। तो ये इसको क्या बोलेंगे, आकाश तत्व में जातित्व का बाद हुआ, आकाश में जाति का बाद नहीं हुआ। इसी प्रकार से तो आकाश तत्व को क्या कहेंगे, ये प्रश्न आएगा। यदि आकाश तत्व न जाति तो उसको कुछ नाम होगा। तो हमने एक ग्रुप बनाया है, हमने एक उपाय बताया है आप लोगों को कि जहां पर जिसको हम जाति नहीं कहते, ऐसा जो धर्म है जिसको हम द्रव्य नहीं कहते, गुण नहीं कहते, कर्म नहीं कहते, सामान्य नहीं कहते, विशेष नहीं कहते, समवाय नहीं कहते, अभाव नहीं कहते, तो उनको हम क्या कहेंगे। यद्यपि उनका तत्त स्थानों में अंतर्भाव हो जाता है, फिर भी पृथकतया कभी कभी व्यवहार में आते हैं। ऐसे जो समूह हैं उनको हम उपाधि कहते हैं। अतः आकाशत्वम न जाति, अतः आकाशत्वम उपाधि पदेन व्यवह्रियते। आकाश तत्व को आप उपाधि कहेंगे। और उपाधि का संबंध क्या होता है, स्वरूप संबंध होता है। अतः आकाशत्व आकाश में स्वरूप संबंध से रहेगा। उसी प्रकार से कालत्व काल में स्वरूप संबंध से रहेगा। कालत्व भी जाति नहीं है, दिक्त्व भी जाति नहीं है, क्योंकि इनका आश्रय एक ही व्यक्ति है। आकाशत्व का आश्रय आकाश एक है, कालत्व का आश्रय काल एक है। नाना जो व्यवहार होता है काल में वो औपाधिक व्यवहार होता है। ये आगे हम काल निरूपण के प्रसंग में बताएंगे। दिक्त्व भी, दिक्त्व का आश्रय दिक् एका है, साचैका एका दिक् है, उपाधि भेदात नानात्व व्यवहार। अब यहाँ पर प्रश्न आया था कि आकाशत्व का आश्रय आकाश एक होने के कारण जो लक्षण है सामान्य का, नित्यत्व से अनेक समवेत तत्व, ये लक्षण उसमें घटता ही नहीं है। तो जब जातित्व की प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध क्यों कर रहे हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि सामान्य का एक दूसरा भी लक्षण है, निसामान्यत्व से विशेषान्यत्व से समवेत तत्व। जिस प्रकार द्रव्यत्व में इस लक्षण का समन्वय हो जाता है, लक्षण घट जाता है, उसी प्रकार से आकाशत्व में लक्षण घट जाता है। अतः आकाशत्व में जातित्व की प्राप्ति है, उसके निषेध करने के लिए यहाँ पर व्यक्तिरवेद को जाति बाधक माना गया। ये जातित्व का बाधक है। वास्तव में जाति बाधक शब्द से हम भले व्यवहार करते हैं। उसके अनंतर दूसरा जो जाति बाधक है, तुल्यत्व की हमने बात की। दो ऐसे धर्म जिनका आश्रय अत्यंत समान हो, समन्वय हो, ठीक है। जैसे घटत्व और कलशत्व की बात हुई, तो घटत्व और कलशत्व में से एक ही जाति है, घटत्व जाति है, कलशत्व जाति नहीं है। क्योंकि कलशत्व घटत्व तुल्य व्यक्ति वृत्ति है। जितने व्यक्तियों में, जितने आश्रयों में घटत्व रहता है उतने ही आश्रयों में कलशत्व भी रहता है। अतः कलशत्व न जाति। और यहाँ पर एक मतांतर प्रस्तुत किया गया। वास्तव में घटत्व और कलशत्व दोनों जाति हैं, किंतु दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। तो घटत्व और कलशत्व में जाति भेद का बाधक है तुल्यत्व, जाति बाधक नहीं है। ये दूसरा पक्ष है। सांकर्य की बात की हमने। तीसरा नंबर है संकर, परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयो एकत्र समावेश संकर। जैसे हमने उदाहरण लिया घटत्व और पटत्व का, परस्पर अत्यंताभाव घटत्वाभाव पटत्वाभाव, उनका समानाधिकरण धर्म, घटत्वाभाव का समानाधिकरण पटत्व, पटत्वाभाव का समानाधिकरण घटत्व, उन दोनों का एकत्र समावेश कहीं पर भी नहीं होता। अतः यहाँ पर संकर नाम का जाति बाधक नहीं है। कहाँ पर है, तो उसके लिए हमने चर्चा की भूतत्व और मूर्तत्व में परस्पर में सांकर्य है। यहाँ पर संकर नाम का जाति बाधक है। कैसे, तो भूतत्वाभाव का समानाधिकरण कौन हो जाता है, मूर्तत्व हो जाता है। भूतत्वाभाव मन में है, वहां मूर्तत्व है, और जहां मूर्तत्वाभाव है वहां पर भूतत्व है। इसको हम सामान्य भाषा में कहेंगे तो जहां पर भूतत्व नहीं है वहां पर मूर्तत्व है, और जहां पर मूर्तत्व नहीं है वहां पर भूतत्व है। ये हो गया परस्पर अत्यंताभाव का समानाधिकरण धर्म। उन दोनों का एकत्र समावेश हो जाता है पृथ्वी आदि चतुष्टय में। तो ये हो गया संकर नाम का जाति बाधक। यह भी जाति बाधक नहीं है, जातित्व बाधक है। अतः भूतत्व न जाति, मूर्तत्व च न जाति, ये जाति बाधक हो गया। एक उदाहरण हमने आपको और दिया था, शरीरत्व न जाति। आगे ग्रंथकार कहेंगे मूल ग्रंथ में
तो तेजस्वादिना सांकर्यात, तो सांकर्य कैसे होता है देखिए। तो शरीरत्वाभाव और तेजस्वाभाव परस्पर अत्यंताभाव, उनका समानाधिकरण धर्म, शरीरत्वाभाव का समानाधिकरण धर्म हो गया तेजस्व, और तेजस्वाभाव का समानाधिकरण धर्म हो गया शरीरत्व। इन दोनों का एकत्र समावेश हो गया अग्निदेव में। अतः इस प्रकार से यहाँ पर परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण जो धर्म है शरीरत्व और तेजस्व, उन दोनों का एकत्र समावेश हो जाने के कारण यहाँ पर शंकर नाम का जाति बाधक आ गया। अतः शरीरत्व न जाति। अब इस यहाँ पर जाति बाधक होने के कारण तेजस्व में भी न जाति यह स्थिति यहाँ पर प्राप्त है, किंतु तेजस्व को जाति सिद्ध करने के लिए, तेजस्व जाति यह सिद्ध करने के लिए बलवत्तर प्रमाण है, युक्ति विद्यमान है, जो कि जिस युक्ति की चर्चा हम आगे तेज के निरूपण के क्रम में करेंगे। अतः तेजस्व जाति और तेजस्वादिना सांकर्यात, तेजस्वेन सांकर्यात शरीरत्व न जाति। उसके बाद हमने चर्चा की अनवस्थिति। तो अनवस्था में उत्तरोत्तर कल्पनाया क्वचित विश्रांति भाव, ये अनवस्थिति है। हमने एक गणित का आपको उदाहरण दिया था, इस उदाहरण को आप अच्छे से समझते हैं, पुनः इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अनवस्थिति नाम का जो जाति बाधक है, ये जाति में जाति मत की बाधिका है, अर्थात जातो जातिर न भवती, ये हमको सिद्ध करना है। अनवस्थिति नाम का जाति बाधक होने के कारण जाति में जाति नहीं है, यह जातित्व का बाधक नहीं है, यह जाति का बाधक है। ठीक है, जैसे इसके लिए हमने उदाहरण दिया है कि जाति में जाति मानने पर क्या समस्या है, अनवस्थिति होती कैसे है। तो सामान्य उदाहरण से कहेंगे कि घटत तो जाति है, उसमें घटत तो जाति मान लेंगे, तो उसमें फिर पुनः एक उसके ऊपर एक जाति रहेगी, इस प्रकार से अनवस्था प्रसंग होगा। किंतु यह कथन युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि घटत्व में रहने वाला घटत्व तो जाति नहीं है, इसको कहने के लिए व्यक्ति रवेद ये जाति बाधक ही पर्याप्त है, उसके लिए हमको अनवस्थिति तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पक्ष यहाँ पर आ जाता है। अतः हमने उपायांतर से यहाँ पर अनवस्थिति को प्रस्तुत किया। ठीक है, जैसे दुनिया में कई जातियां हैं, उन सारे जातियों को हमने प्रतिनिधि रूप में 4 जाति को लिया यहाँ पर समझाने के लिए। उन सब जातियों में रहने वाली एक जाति जिसका नाम हमने दे दिया जातित्व। अब हमारे पास कितने जातियां हैं, पहले से 4 जातियां थी, एक जाति बढ़ गई, तो इन सब 5 जातियां हो गई। दुनिया में रहने वाली सारी जो प्रसिद्ध जातियां, उनमें उन सब में रहने वाली एक जाति जिसका नाम हमने दिया जातित्वम, इन सब जाति में रहने वाली एक जाति होगी। अब जब हम जाति में जाति मानेंगे तो उसका एक और नाम देना पड़ेगा। अब हमारे पास जाति की संख्या बढ़ गई, ठीक है, प्रसिद्ध जातियां, उनमें रहने वाली एक जाति और उन सब में रहने वाली एक जाति वैजात्य, तो इन सब में भी एक और जाति माननी पड़ेगी। इस प्रकार से यहाँ पर अनवस्था दोष विद्यमान है। अतः अनवस्था दोष विद्यमान होने के कारण, अनवस्था नामक जाति बाधक विद्यमान होने के कारण हम ये मान लेते हैं कि जाति में जाति नहीं रहती। उसके अनंतर रूप हानि की चर्चा हमने कल की। रूप हानि का अर्थ है स्वरूप हानि। स्वरूप हानि का अर्थ हमने किया लक्षण हानि। तो विशेष का जो लक्षण है निसामान्यत्व स्थिति, सामान्य भिन्नत्व स्थिति, समवेतत्वम, ये विशेष का लक्षण है। यदि हम विशेष में जाति मान लेंगे तो विशेष तो क्या हो गया, सामान्य विशिष्ट हो गया, निसामान्य नहीं हुआ, सामान्य रहित नहीं हुआ। तो सामान्य रहित तत्व से घटित ये जो लक्षण है, इस लक्षण की हानि हो जाएगी। अतः विशेष में हम जाति स्वीकार नहीं करते। एक सामान्य उपाय हुआ। कुछ लोग कहते हैं लक्षण को बदल देते हैं, क्या जरूरत है, उसमें जाति मान लेते हैं। इसलिए रूप आने का अर्थ हम करते हैं स्वरूपस्य स्वतो व्यावर्तकत्व से हानि ही, विशेष स्वतो व्यावर्तक है। ठीक है, कैसे है आगे भी आज हम विशेष की चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों ने कल देखा होगा, पुनः पढ़ा होगा, तो अभी आप जो कल जिसको नहीं समझ में आया होगा उनको भी आज समझ में आना चाहिए। हमने एक उदाहरण दिया था पर्वतो वन्यमान धूमात, ये तो सामान्य प्रसिद्ध उदाहरण है। किंतु पर्वतः महानस भिन्न धूमात, इस प्रकार के अनुमान के द्वारा हम पर्वत में महानस भेद की सिद्धि नहीं कर सकते धूम हेतु के द्वारा। यद्यपि धूम पर्वत में रहने वाला धूम भिन्न है, मानस में रहने वाला धूम भिन्न है, फिर भी हमारा एक नियम है सामान्याश्रयाणाम सामान्य रूपेणैव व्यावर्तकत्वम भेद साधकत्वम। अतः धूम जब हेतु होगा, धूम धूमत्वेन हेतु होगा। जब धूमत्वेन धूम हेतु होगा तो महानसीय धूम, मानस में रहने वाला धूम और पर्वत में रहने वाला धूम, दोनों धूमत्वेन धूम ही हैं। अतः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र मानस भेदः, ये व्याप्ति हम बना नहीं सकते, बेविचार हो जाएगा। अतः यह धूम हेतु असद हेतु है। उसी प्रकार से हम विशेष क्या करता है, एक परमाणु में परमाणुंतर का भेद सिद्ध कराता है। तो परमाणु परमाणुंतर भिन्न विशेषात, तो यहाँ पर विशेष हेतु है। पक्ष रूप
जो परमाणु उसमें भी विशेष है, और जो परमाणु अंतर जिसका भेद हम सिद्ध कर रहे हैं पक्ष रूप परमाणु में, उस परमाणु अंतर दूसरा जो परमाणु है, अन्य जो परमाणु है, उसमें भी विशेष है। किंतु परमाणु पक्ष रूप परमाणु में रहने वाला विशेष भिन्न है, और परमाणु अंतर जो भिन्न परमाणु है उसमें रहने वाला विशेष भिन्न है। अतः विशेष भिन्न भिन्न होने के कारण जहां जहां विशेष रहता है, हम जब व्याप्ति करेंगे तो जहां जहां विशेष, यह विशेष अयम विशेष यत्र यत्र विद्यते, तो अयम विशेष कुत्र वर्तते, केवलम अस्मिन परमाणु एवं वर्तते, ये जो पक्षभूत परमाणु है उसी में यह विशेष रहेगा, तो वहां पर परमाणु अंतर का भेद रहेगा, तो व्याप्ति यहाँ पर बन जाती है। अथवा अन्वय व्याप्ति कदाचित नहीं बन सकती है तो व्यतिरेक व्याप्ति बन जाती है, किंतु यहाँ पर व्यभिचार की संभावना नहीं आती है। इस प्रकार विशेष परमाणु में, एक परमाणु में अन्य परमाणु का भेद सिद्ध कराता है। अब फिर आगे जब प्रश्न आता है कि विशेष, एक विशेष दूसरे विशेष में भेद कैसे कराता है, आगे हम विशेष के निरूपण के क्रम में आज इसकी चर्चा करने ही वाले हैं। अब यहाँ पर समस्या क्या है, यदि हम विशेष में जाति मानते हैं, विशेष में विशेषत्व जाति यदि हम मानते हैं, तो विशेष की जो हेतुता होगी वो विशेषत्व रूपेण माननी पड़ेगी। तो विशेषत्व विशेष को जब हम हेतु मानेंगे तब पक्ष परमाणु में रहने वाला विशेष भी विशेष है, विशेषत्वावच्छिन्न है, और परमाणु अंतर में रहने वाला जो विशेष है वो भी विशेषत्वावच्छिन्न है। तो यत्र यत्र विशेषः कहने पर, यत्र यत्र विशेषः कहने पर विशेष का आश्रय तो यावत परमाणु है, तो वहां पर परमाणु अंतर भेद की सिद्धि हम कर नहीं सकते, व्यभिचार हो जाएगा। अतः विशेष में जाति नहीं मान सकते। विशेष में जाति मानने पर उसका जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, स्वरूप है, व्यावर्तकत्व, उसकी हानि हो जाएगी। अब विशेष जब व्यावर्तन कराएगा ही नहीं परमाणु से, फिर विशेष को मानने की क्या आवश्यकता है, उसकी अस्तित्व की ही हानि हो जाएगी। अतः विशेष में जाति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः रूप हानि नाम का जाति बाधक यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। यहाँ तक की चर्चा हमने कल की थी। आगे बढ़ते हैं। असंबंध, ये जो अंतिम जाति बाधक है, असंबंध की चर्चा हम आज कर रहे हैं। ठीक है, असंबंध देखिए ध्यान से सुनिए, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। असंबंध का सामान्य अर्थ होता है संबंधाभाव, संबंध का अभाव। कौन से संबंध का अभाव? संबंध कई प्रकार के हैं, तो हम कहेंगे समवाय संबंधाभाव, समवाय संबंध का अभाव। ठीक है, कैसे, किस प्रकार से, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, संबंध का जो संबंध होता है, संबंध भी अपने संबंधी में जब रहता है तो किसी न किसी संबंध से रहता है, तो उसका दो संबंध हम लोग स्वीकार करते हैं, प्रतियोगित्वम, अनियोगित्वम। मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूँ। एक है हमारा घटत्वम, हमारा बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है घटत्व। घटत्व कहाँ रहता है? घट में रहता है। प्रश्न आएगा किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। ठीक है, तो घटत्व तो घट में रहा, तो कोई भी वस्तु कहीं रहता है तो किसी न किसी संबंध से रहता है। तो घटत्व घट में रहा तो किसी न किसी संबंध से रहा, तो किस संबंध से रहा? तो जाति और व्यक्ति का संबंध समवाय संबंध है, तो समवाय संबंध से रहा। अब प्रश्न है, यह समवाय संबंध कहाँ रहता है? तो समवाय संबंध दोनों संबंधियों में रहता है। समवाय संबंध घटत्व में भी रहेगा और समवाय संबंध घट में भी रहेगा। घटत्व घट में रहा समवाय संबंध से, और ये समवाय संबंध कहाँ रहा? समवाय घटत्व में भी है, समवाय घट में भी है, क्योंकि संबंध हमेशा द्विष्ठ होता है। संबंध द्विष्ठ, दो में रहता है। तो समवाय घटत्व में भी रहा, समवाय घट में भी रहा। अब प्रश्न आएगा, रहेगा तो किसी न किसी संबंध से रहेगा, तो संबंध क्या है? ठीक है, तो संबंध का जो संबंध है वो है प्रतियोगित्वम। जो रहता है वो प्रतियोगी कहा जाता है, और जिसमें रहता है वो अनियोगी कहा जाता है। तो समवाय संबंध का प्रतियोगी कौन हुआ? घटत्व हुआ। अब हम समवाय संबंध को घटत्व में रखेंगे तो वहां जो संबंध हमारा बनेगा उस संबंध का नाम हो जाएगा प्रतियोगित्वम। तो समवाय प्रतियोगित्व संबंध से घटत्व में रहता है, और वही समवाय घट में भी रहेगा अनियोगित्वम संबंध से। तो समवाय प्रतियोगित्व संबंध से घटत्व में रहता है, समवाय अनियोगित्व संबंध से घट में रहता है। यह जो उपाय है आप कहीं पर भी इसको घटा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, आप कल्पना कर लीजिए कि घट भूतल में रखा हुआ है, तो भूतल में घट रखा है, तो घट भूतल में है, किस संबंध से? संयोग संबंध से। तो घट का अधिकरण हो गया भूतल, घट किस संबंध से भूतल में है? कहेंगे संयोग संबंध से। और वो जो संयोग संबंध है, घट और भूतल का जो संयोग है, वो संयोग कहाँ है? तो संयोग घट में भी है, संयोग भूतल में भी है।
संयोग घट में भी है, संयोग भूतल में भी है। तो जो संयोग संबंध के दो संबंधी होंगे, उन दो संबंधियों में ही वह संयोग रहता है। संबंध हमेशा दो संबंधियों में रहता है। तो संयोग घट में भी है और संयोग भूतल में भी है। उस संयोग संबंध का प्रतियोगी कौन है? उस संयोग संबंध का प्रतियोगी है घट, और उस संयोग संबंध का अनुयोगी कौन है? भूतल है। अतः वह जो संयोग संबंध है वो प्रतियोगित्व संबंध से घट में जाएगा और अनियोगित्व संबंध से भूतल में जाएगा। इस प्रकार से आप कहीं पर भी प्रतियोगित्व और अनियोगित्व संबंध को घटा सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर आप क्यों बता रहे हैं, इसका महत्व क्या है, तो आगे देखते हैं इसका महत्व क्या है। हम लोग को असंबंध नाम का जातिवादक को घटाना है। असंबंध का अर्थ हमने किया संबंध अभाव। कौन सा संबंध का अभाव? समवाय संबंध का अभाव। अब हमको देखना है कि समवाय संबंध कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए 7 पदार्थों में देखते हैं। तो पहला 3 पदार्थ हमने लिया यहाँ पर, और एक और चार्ट बनाते हैं, उसमें हमने लिया 5 पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। एक पहला पदार्थ है हमारा द्रव्य। द्रव्य कहीं ना कहीं समवाय संबंध से रहता है। कहाँ रहता है? अपने अवयव में। तो द्रव्य समवाय संबंध से अपने अवयव में रहने के कारण द्रव्य समवाय संबंध का प्रतियोगी हो गया। जो समवाय संबंध से रहता है वो समवाय संबंध का प्रतियोगी होता है, और जिसमें समवाय संबंध से कोई रहता है वह समवाय संबंध का अनुयोगी होता है। अतः द्रव्य समवाय संबंध का प्रतियोगी भी है और द्रव्य समवाय संबंध का अनुयोगी भी है। यहाँ पर हमने प्रतियोगी की गणना की है, यहाँ पर हमने अनुयोगी की गणना की है। ठीक है, अब देखिए, तो जो समवाय संबंध है, द्रव्य जो है वो समवाय संबंध से अपने अवयव में रहता है, द्रव्य में ही रहता है। अतः द्रव्य समवाय संबंध का प्रतियोगी हुआ और द्रव्य समवाय संबंध का अनुयोगी भी हुआ। कुछ द्रव्य प्रतियोगी है, कुछ द्रव्य अनुयोगी है। गुण में देखिए, गुण समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है, अतः गुण हो गया समवाय संबंध का प्रतियोगी और द्रव्य हो गया समवाय संबंध का अनुयोगी। और गुण में भी जाति रहती है समवाय संबंध से, अतः गुण समवाय संबंध का अनुयोगी भी होता है। तो गुण समवाय संबंध का प्रतियोगी भी हो सकता है, गुण समवाय संबंध का अनुयोगी भी हो सकता है। कर्म देखिए, कर्म द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, अतः कर्म समवाय संबंध का प्रतियोगी होगा। और कर्म में जाति सामान्य जाति रहती है, कर्म में कर्म तो जाति है, अतः कर्म समवाय संबंध का अनुयोगी भी है। ठीक है, तो द्रव्य गुण कर्म समवाय संबंध के प्रतियोगी भी बन सकते हैं, द्रव्य गुण कर्म समवाय संबंध के अनुयोगी भी बन सकते हैं। चतुर्थ जो पदार्थ है सामान्यम, तो ये जो सामान्य है वो केवल समवाय संबंध का अनुयोगी बनता है, क्योंकि सामान्य समवाय संबंध से द्रव्य गुण कर्म 3 में रहता है, अतः रहा समवाय संबंध से, अतः सामान्य समवाय संबंध का प्रतियोगी हो गया। ठीक है, और सामान्य समवाय संबंध का अनुयोगी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इनको आप प्रतियोगी लीजिएगा। और जो विशेष है वो समवाय संबंध का प्रतियोगी है। विशेष समवाय संबंध से कहाँ रहता है? विशेष समवाय संबंध से नित्य द्रव्य में रहता है, अतः नित्य द्रव्य हो गए समवाय संबंध के अनुयोगी और विशेष हो गया समवाय संबंध का प्रतियोगी। इस प्रकार से समवाय संबंध का प्रतियोगी हो गए 5 और अनुयोगी हो गया द्रव्य गुण कर्म। समवाय संबंध के प्रतियोगी भी होते हैं और समवाय संबंध के अनुयोगी भी होते हैं, किंतु सामान्य और विशेष जो होते हैं वो केवल समवाय संबंध के प्रतियोगी होते हैं, अनुयोगी नहीं होते। सामान्य और विशेष समवाय संबंध से कहीं रहते हैं, अतः वो प्रतियोगी है। सामान्य और विशेष में समवाय संबंध से कोई नहीं रहता, अतः वो समवाय संबंध के अनुयोगी नहीं बन सकते। इसके अनुसार क्या हुआ? समवाय की प्रतियोगिता कहाँ जाएगी? समवाय की प्रतियोगिता और अनुयोगिता कहाँ जाएगी? तो समवाय के जो अनुयोगी हैं वो द्रव्य गुण कर्म है। द्रव्य गुण कर्म केवल अनुयोगी है और द्रव्य गुण कर्म प्रतियोगी भी है और सामान्य विशेष प्रतियोगी है। तो समवाय प्रतियोगित्व संबंध से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष में रहता है और समवाय अनुयोगित्व संबंध से केवल द्रव्य गुण कर्म में रहता है। ठीक है, तो आपको ये प्रतियोगित्व अनुयोगित्व संबंध समझ में आया। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो असंबंध नामक जातिवादक की चर्चा कर रहे हैं। असंबंध का अर्थ हमने किया है समवाय संबंधाभाव। तो समवाय संबंध का जो अभाव लेना है वह किस संबंध से अभाव लेना है, यह प्रश्न आता है। क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु का अभाव लेते हैं तो किसी न किसी संबंध से लेते हैं। हमने कहा भूतले घटो नास्ति, इतने से काम नहीं चलेगा, हमको बोलना पड़ेगा भूतले संयोग संबंधेन घटो नास्ति। कभी कभी हम बोल सकते हैं भूतले समवाय संबंधेन घटो नास्ति। तो अभाव जब लिया जाता है
किसी न किसी संबंध से अभाव लिया जाता है। अभाव का कोई न कोई प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध होता है। ठीक है। अतः समवाय संबंध का जब अभाव ले रहे हैं तो किसी न किसी संबंध से ले रहे हैं, तो उसका जो प्रसिद्ध संबंध है उसी संबंध से हम अभाव लेंगे। तो समवाय का जो संबंध है वो प्रतियोगित्व संबंध और अनियोगित्व संबंध है। तो समवाय संबंध का अभाव जो लेना है, प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंधेन समवाया भाव, ये असंबंध शब्द का अर्थ होगा। ठीक है। तो ये जो असंबंध नाम का जो जाति बाधक है, समवाय और अभाव में जाति मत्व का बाधक बनेगा। कैसे बनेगा देखिए। अब हमको समझ में आया समवाय कहाँ रहता है, पांच जगह रहता है। द्रव्य गुण कर्म में अनियोगित्व संबंध से भी रहेगा, प्रतियोगित्व संबंध से भी रहेगा, और सामान्य और विशेष में केवल प्रतियोगित्व संबंध से रहेगा। तो प्रतियोगित्व और अथवा अनियोगित्व ये तो अन्यतर संबंध से समवाय कहाँ रहता है, पांच में रहेगा, पांच पदार्थों में। और समवाय कहाँ नहीं रहता, जहां पर प्रतियोगी नहीं रहेगा वहां प्रतियोगी का अभाव रहता है। जैसे रूप कहाँ रहता है, रूप द्रव्य गुण कर्म तीन जगह पर रहता है। रूप का अभाव कहाँ रहेगा, द्रव्य गुण कर्म को छोड़कर बाकी सब जगह वायु आदि में रूप का अभाव रहता है। उसी प्रकार से समवाय कहाँ रहता है, प्रतियोगित्व अथवा अनियोगित्व संबंध से पांच में रहता है, पांच पदार्थों में, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। तो समवाय का अभाव कहाँ रहेगा, समवाय में रहेगा खुद और अभाव में रहेगा। तो समवाय और अभाव इन दोनों में समवाय संबंध का अभाव है, ये असंबंध है। तो असंबंध नामक जाति बाधक कहाँ चला गया, समवाय और अभाव में चला गया। अतः समवाय और अभाव में असंबंध नामक जाति बाधक विद्यमान होने के कारण समवाय और अभाव में जाति नहीं रहती। तो समवाय में जाति नहीं है, क्यों नहीं है, असंबंध नाम का जाति बाधक है। अभाव में जाति नहीं है, क्यों नहीं है, असंबंध नाम का जाति बाधक है। ठीक है। इस तरह से हमको समझ में आया। तो पांचों को हम एक बार देख लें। तो व्यक्तिरभेद से हमने क्या सिद्ध किया, आकाशत्वम न जाति, यह जातित्व का बाधक हुआ। तुल्यत्वम से हमने क्या सिद्ध किया, कलशत्वम न जाति अथवा कलशत्वम न घटत्व भिन्न जाति, जाति भेद का बाधक हुआ। ये भी जातित्व का बाधक हुआ और अथवा जाति भेद का बाधक हुआ। तीसरा हुआ संकरः, भूतत्व और मूर्तत्व में जातित्व का बाध हुआ। उसके बाद आया अनवस्थिति। अनवस्थिति क्या बोलता है कि जाति में जाति नहीं रहती, तो जाति में जाति का बाधक हो गया अनवस्थिति। उसके बाद द्रव्य गुण कर्म सामान्य, विशेष में जाति नहीं है, तो विशेष में जाति नहीं है, क्यों, उसमें जाति बाधक है। कौन सा जाति बाधक है, रूप हानि, रूप हानि नामक जाति बाधक होने के कारण विशेष में जाति नहीं है। और समवाय और अभाव में भी जाति नहीं है, क्यों, असंबंध नाम का जाति बाधक यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको यहाँ पर कोई संदेह नहीं होगा। आप अब अभ्यास करिए, बार बार देखिए, पुस्तक देखिए, फिर भी प्रश्न आता है तब आप पूछ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो ग्रंथ है, यह कारिका हम पहले पढ़ चुके हैं, किंतु अब हम लोग सामान्य पढ़ रहे थे, लक्षण आया, उसी प्रसंग में जाति बाधक आ गया, तो हम थोड़ा फिर कारिका को दोहरा लेते हैं। सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम परम चा परमेव च द्रव्यादित्रिक वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते पर भिन्ना तो या जाति सैवा परतयोच्यते द्रव्यत्वादिक जातिस्तु परा परतयोच्यते व्यापकत्वात् परापि स्यात् व्याप्यत्वात् अपरापि च। कारिका का अर्थ विचार हम पहले कर चुके हैं, किंतु ग्रंथकार ने खुद किया है, तो हम दोबारा करते हैं। द्रव्यादिति, तो यहाँ से द्रव्यादि का प्रतीक इन्होंने उठाया। परत्व का अर्थ कर रहे हैं अधिक देश वृत्तित्वम, यह हमको समझ में आ चुका है। अपरत्वम अल्प देश वृत्तित्वम, ठीक है। जैसे द्रव्यत्व सत्ता की अपेक्षा अल्प देश वृत्ति है, अतः सत्ता अपेक्षा द्रव्यत्व में अपरत्व है और सत्ता में परत्व है। इस बात को ग्रंथकार खुद बता रहे हैं। सकल जाति अपेक्षा सत्ताया अधिक देश वृत्तित्वात् परत्वम, सकल जातियों की अपेक्षा सत्ता सबसे पर है, क्योंकि सत्ता जाति द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। द्रव्यादि त्रिक वृत्तिस्तु सत्ता परत्वोच्यते तदपेक्षा च अन्यासाम जातीनाम अपरत्वम, सत्ता की जो अपेक्षा अन्य जो जातियां हैं, द्रव्यत्व घटत्व पटत्व रूपत्व पृथ्वीत्व आदि बहुत से जातियां हैं, उन सब जातियों में अपरत्व है। पृथ्वीत्वादेपेक्षा द्रव्यत्वस्य अधिक देश वृत्तित्वात् व्यापकत्वात् परत्वम, अब पृथ्वीत्व की अपेक्षा जो द्रव्यत्व है उसमें व्यापकत्व है अथवा अधिक देश वृत्तित्व है, इसलिए परत्व है। तो द्रव्यत्व आदि में परत्व भी है और अपरत्व भी है, ठीक है। व्यापकत्वात् परापेक्षा व्याप्यत्वात् अपरापेक्षा, जो कारिका की बात है उसी की व्याख्या कर रहे हैं ग्रंथकार। और सत्तापेक्षया अल्प देश वृत्तित्वात् द्रव्यत्वस्य अपरत्वम व्याप्यत्वात् अपरत्वम, ठीक है, समझ में आ गया। तथा च धर्मद्वय समावेशात् उभयम अविरुद्धम, किसी को यह संदेह होता है कि परत्व और अपरत्व दोनों विरुद्ध धर्म है, तो जहां पर परत्व रहेगा वहां अपरत्व रह नहीं सकता,
तो द्रव्यत्व में परत्व भी है, अपरत्व भी है, आप बता रहे हैं, कैसे? तो उसके लिए ग्रंथकार ने स्पष्ट कर दिया, परत्व और अपरत्व दोनों विरुद्ध धर्म नहीं है, ये अपेक्षा से होने वाले धर्म है। तो अपेक्षा के आधार पर एक ही वस्तु पर भी हो सकता है और वही अपर भी हो सकता है। तो मैंने एक चार्ट बनाया है उदाहरण से, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे घटत्व एक जाति है, तो घटत्व की अपेक्षा पृथ्वीत्व पर जाति है, पर सामान्यम। पृथ्वीत्व अपेक्षा द्रव्यत्व पर सामान्यम, द्रव्यत्व अपेक्षा सत्ता पर सामान्यम। तो इस तरह से आप द्रव्य में एक तारतम्य मिला सकते हैं। गुण में चर्चा करें तो इधर से आते हैं, सत्ता जाति सबसे पर जाती है, सत्ता की अपेक्षा न्यून देश वृत्ति जाती है, अपरा जाती है, गुणत्व जाति। गुणत्व 24 गुण में विद्यमान जाती है, और गुणत्व की अपेक्षा जो अपर जाति है वो रूपत्व जाति, वो केवल एक गुण में है, रूप में। और रूपत्व अपेक्षा जो अपर जाति होगी वो नीलत्व जाति होगी। ठीक है। कर्म में लेते हैं, सत्ता है सबसे पर सामान्य, सत्ता की अपेक्षा जो न्यून देश वृत्ति जाती है वो कर्मत्व जाति है। कर्मत्व पांचों कर्म में, यावत कर्म में विद्यमान जाती है। कर्मत्वापेक्षा जो गमनत्व है, 5 प्रकार के कर्म है, तो गमनत्व उसकी अपेक्षा न्यून देश वृत्ति जाती है। और गमन भी कई है, क्योंकि 4 क्रियाओं को छोड़कर तो सब गमन में आता है ना। भ्रमणम, रेचनम, चंदनम, ऊर्ध्व जलनम, तिर्य गमनम, सब गमन के अंतर्गत आते हैं। तो गमन से भी कम जो छोटी जाति हम लेना चाहेंगे तो चंदनत्वम। चंदन माने जल की जो गति, जल में जो गति हो रही है वो, उसको हम चंदन कहते हैं। तो चंदन क्रिया केवल जल में है, अतः गमनत्व की अपेक्षा चंदनत्व अल्पदेश वृत्ति होने के कारण अपर जाति हो गई। तो सब जगह पर सत्ता सर्वतो भावेन पर सामान्य है, सत्ता अपेक्षा पर सामान्य नहीं है। जैसे मैं प्रश्न कई बार पूछता हूँ, जो बच्चे हमसे पढ़ने आते हैं, तो देखो सत्ता और हमने यहाँ रख दिया है, मान लीजिए कि पदार्थत्व। हमने पूछा सत्ता और पदार्थत्व इन दोनों में कौन पर सामान्य है, तो आंख बंद कर बोल देंगे पदार्थत्व पर सामान्यम। बस ये गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? पदार्थत्व सामान्य ही नहीं है, पहली बात। ठीक है। हमारा प्रश्न क्या है, सत्ता और पदार्थत्व में कौन पर है, ऐसा प्रश्न पूछे कि कौन व्यापक है, कौन ज्यादा जगह पर रहता है, तब तो ठीक है, पदार्थत्व पर है उस दृष्टिकोण से। किंतु कौन पर सामान्य है जब हम पूछ रहे हैं, तो सामान्य तो पर सामान्य, पदार्थत्व तो पर सामान्य है ही नहीं ना। अतः यहाँ तुलना हमको करनी नहीं। तो कहना है कि सत्ता ही सबसे पर सामान्य है, सत्ता की अपेक्षा पर सामान्य कोई दूसरा होता ही नहीं है। और पदार्थत्व जो आप पूछ रहे हैं वो तो सामान्य ही नहीं है। ठीक, चलिए, तो अभी आपको कोई संदेह यहाँ पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। विशेष, विशेष जो पदार्थ है, अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष परिकीर्तितः। तो हम लोग विशेष की चर्चा सामान्य रूप से कर चुके हैं, आपको यहाँ समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं फिर भी आपको ले जाता हूँ, ग्रंथकार की जो पंक्ति है उसके आधार पर ले जाता हूँ। विशेषम निरूपयति अंत्य इति, अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष। अंत्य शब्द का प्रयोग किया है ग्रंथकार ने। विशेष जो अंत्य है, अंत्य क्या है, अंत्य किसको कहते हैं, तो अंत्य अवसाने वर्तते थी अंत्य, जो अंतिम में जाकर रहे। आगे हम चर्चा करेंगे, जैसे एक घट दूसरे घट से भिन्न है, क्यों, कपाल के भेद से। इसी क्रम से हम चले जाते हैं। तो परमाणु में जाकर के जब भेद सिद्ध करनी होती है तो वहां पर थोड़ी समस्या होती है। एक परमाणु में दूसरे परमाणु का भेद सिद्ध करना है, तो क्योंकि वहां अवयव होता नहीं परमाणु का, तब हम क्या करेंगे, तो वहां जाकर के हम विशेष को मानते हैं, चलो वहां विशेष से भेद होता है। इसको आगे हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में उदाहरण में। तो अंतिम अंत में परमाणु में जाकर के, अंत जो अवसान है वहां जाकर के रहता है, इसलिए विशेष का नाम हो गया अंत्य। इसी अंत्य का शब्द का अर्थ आता है स्वतो व्यावृत्त, यदपेक्षा विशेषो नास्ति इत्यर्थः। वही विशेष है, अंतिम में जाकर रहा वो विशेष है, उसकी अपेक्षा कोई दूसरा विशेष नहीं है, इसलिए उसका नाम हो गया विशेष। उसको उदाहरण से ग्रंथकार स्वयं समझा रहे हैं। घटादीनाम द्यणुक पर्यंतानाम तत्तद अवयव भेदात परस्परम भेद। ठीक है, घट से लेकर के द्यणुक पर्यंत तत्तद अवयव भेद से भेद होता है, और परमाणु में परस्पर भेद का साधक विशेष है वह। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे 2 घट हमने लिया, दोनों घट के आकार प्रकार रूप एकदम बराबर हैं, तब प्रश्न हमारे सामने आएगा, यह एक घट यह दूसरा घट, दोनों घट भिन्न है कि नहीं है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा दोनों घट है तो भिन्न ही है, किंतु भेद कैसे होगा, इन दोनों में भेदक कौन है, क्योंकि सारे जो गुण है, जाति भी दोनों में घटत्व है, गुण भी दोनों का एक ही है, रूप रस सब बराबर है, तो इनमें भेद की सिद्धि कैसे होगी, ये प्रश्न यहाँ पर आता है। कारण में भेद होने से कार्य में भेद होता है, अवयव में भेद होने से अवयवी में भेद होता है। तो यह घट किससे बना है, मिट्टी से बना है, उस मिट्टी को हम कपाल कहते हैं, है ना। 2 कपाल के संयोग से घट की उत्पत्ति हुई, ऐसा हम एक कहने की परंपरा है,
ऐसा माना जाता है कि जैसे कुम्हार जब घड़ बनाता है तो आधा हिस्सा पहले बनाता है और ऊपर का हिस्सा बाद में बना करके जोड़ देता है। इसलिए हमने दोनों का नाम दे दिया कपाल। तो दो कपाल के संयोग से घड़ की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ हमने चित्र में भी दो कपाल बनाया है। तो इस घड़ का अवयव जो कपाल है अथवा इस घड़ का अवयव जो मिट्टी है, उसी मिट्टी से इस द्वितीय घड़ की उत्पत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसके लिए दूसरा मिट्टी चाहिए। 1 किलो हम मिट्टी लाएंगे, उस 1 किलो मिट्टी से एक घड़ा बनेगा, तब काम खत्म हो गया। दूसरा यदि हम 1 किलो मिट्टी से घड़ा बनाना होगा तो दूसरी मिट्टी चाहिए। तो जिस मिट्टी से, जिस कपाल से प्रथम घड़ की उत्पत्ति हुई, उसी कपाल से द्वितीय घड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो द्वितीय घड़ का जनक जो कपाल है वो भिन्न है। तो इस घट का जनक कपाल भिन्न है, इस घट का कपाल भिन्न है। तो कपाल में भेद होने के कारण घट में भेद हो जाएगा। इस प्रकार से हम अवयव के भेद से अवयव में भेद करते हैं। अब प्रश्न आएगा कि चलो ठीक है, कपाल में भेद होने से घट में भेद हुआ, किंतु एक कपाल दूसरे कपाल से भिन्न कैसे होगा? क्योंकि दोनों घट बिल्कुल यदि समान है तो उसका जनक कपाल भी बिल्कुल समान होगा। तो एक कपाल दूसरे कपाल से भिन्न कैसे होगा? जब कपाल में परस्पर में भेद की सिद्धि होगी तब ना घाट में परस्पर में भेद सिद्ध होगा। तब फिर हम कपाल का जो अवयव है, छोटी मिट्टी लीजिए, उसको हम एक नाम दे देंगे कपालिका। तो कपालिका में भेद होने से कपाल में भेद हुआ। ये हमको, हमारी परंपरा हमको आगे बढ़ानी है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले पंक्ति को बिठा लेते हैं। घटादि नाम दृणुक पर्यंता नाम, घट से लेकर के दृणुक तक हमको जाना है। तत्त अवयव भेदात, अवयव के भेद भी से परस्पर में भेद होता है। किंतु जब परस्पर में जब हम परमाणु में जाएंगे वहां पर समस्या आई। ठीक है, तो इसको मैं पहले दिखा देता हूँ आपको जो मैंने बनाया है। तो एक घट दूसरा घट, ये आप कलर पर मत जाइएगा, आप समझिएगा समान प्रकार का है। तो कपाल के भेद होने से घट में भेद हुआ। फिर प्रश्न आया एक कपाल दूसरे कपाल से भिन्न कैसे है? तो कपाल का जो अवयव है उसका नाम हमने दे दिया कपालिका। में भेद होने से कपाल में भेद हुआ। फिर एक कपालिका दूसरे कपालिका से भिन्न कैसे है? ये परंपरा आगे बढ़ती जाएगी। तो जो त्रसरेणु है, त्रसरेणु में भेद होने से जो छोटा सा कण है, त्रसरेणु मतलब जो सूर्य के किरण में शाम को गवाक्ष में से दिखता है, छोटे छोटे कण, उनमें से जो सबसे सूक्ष्म कण है उसको हम त्रसरेणु कहते हैं। क्योंकि सृष्टि की जो उत्पत्ति हम लोगों ने, न्याय वैशेषिकों ने, विशेषकर वैशेषिकों ने जो सृष्टि की प्रक्रिया बताई है, परमाणु से जगत की सृष्टि माना है। परमाणु से जगत की सृष्टि होती है, ऐसा कहने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक है वो महर्षि कणाद है। ठीक है, तो मैंने सृष्टि प्रक्रिया, न्याय दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया नाम का एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। किस प्रकार से दो परमाणु के संयोग होकर के दृणु की उत्पत्ति होती है, फिर 3 दृणु मिलकर के त्रसरेणु की उत्पत्ति होती है। ये हमने क्रम वहां पर बताया है। तो हम त्रसरेणु तक पहुंच गए। तो एक त्रसरेणु दूसरे त्रसरेणु से भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो कहेंगे त्रसरेणु का जो अवयव है क्या है? दृणुक है। तो दृणुक में भेद होने से त्रसरेणु में भेद हुआ। फिर प्रश्न आएगा कि एक दृणुक दूसरे दृणुक से भिन्न कैसे है? तो दृणु का अवयव, इस दृणु का अवयव जो परमाणु है भिन्न है, और इस द्वितीय दृणु का अवयव जो परमाणु भिन्न है। तो परमाणु में परस्पर भेद होने के कारण दृणुक में भेद हुआ। दृणुक में परस्पर भेद होने के कारण त्रसरेणु में भेद हुआ। त्रसरेणु में परस्पर भेद होने के कारण कपालिका में भेद हुआ, फिर कपाल में भेद हुआ, फिर घाट में भेद हुआ। इस प्रकार से हम घाट में भेद की सिद्धि करते हैं। किंतु अभी प्रश्न समाप्त हुआ नहीं। यह परमाणु इस परमाणु से, एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न कैसे हुआ? ये प्रश्न तो अभी बना ही हुआ है। अब यहाँ पर हम इससे आगे जा नहीं सकते क्योंकि परमाणु अंतिम अवयव है, परमाणु से छोटा अवयव है नहीं। तब क्या करेंगे? तो इसके लिए वैशेषिकों ने कहा कि चलो भाई, परमाणु में विशेष नाम का पदार्थ रहता है, परमाणु में विशेष है। अब प्रत्येक परमाणु में रहने वाला विशेष भिन्न भिन्न है। तो इस परमाणु में रहने वाला विशेष भिन्न है, इस परमाणु में रहने वाला विशेष भिन्न है। तो विशेष में परस्पर में भेद होने के कारण परमाणु में भेद हो गया काम। तो परमाणु विशेष ने क्या किया? परमाणु में परस्पर भेद कराया। किंतु प्रश्न अभी समाप्त हुआ नहीं। प्रश्न आएगा यह विशेष दूसरे विशेष से भिन्न कैसे होगा? जब यह विशेष दूसरे विशेष से भिन्न होगा तब ना वो परमाणु में भेद कराएगा। तो यह विशेष प्रथम विशेष द्वितीय विशेष से भिन्न कैसे होगा? यह प्रश्न का उत्तर देना है। इसके लिए एक उपाय हम कर सकते हैं कि इस विशेष में एक और विशेष रहता है, इस विशेष में एक और विशेष रहता है। तो विशेषांतर तो विशेषांतर में परस्पर में भेद होने से विशेष में भेद हो जाएगा। ऐसा समाधान देंगे तो फिर वो विशेषांतर, एक विशेषांतर दूसरे विशेषांतर से भिन्न कैसे होगा? तो ये फिर एक और विशेषांतर की आप कल्पना करेंगे तो अनवस्था हो जाएगी। अतः हम ऐसा नहीं कह सकते कि विशेष में कोई दूसरा विशेष है। अतः क्या उपाय कहा गया कि देखिए विशेष जो है वो स्वतो व्यावृत्त है अथवा स्वतो व्यावर्तक है। विशेषाः स्वतो व्यावृत्ताः, स्वतो व्यावर्तकाः विशेषाः, नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तकाः विशेषाः। ऐसा अन्नम भट्ट ने लिखा है। जैसे प्रदीप होता है ना, प्रदीप, दीपक, जैसे हम घर में दिया जलाते हैं, तो जब दिया जलाते हैं तो दिया क्या करता है?
घट आदि जो अन्य पदार्थ है उनको प्रकाशित करता है। घट को देखने के लिए दीपक की अपेक्षा होती है, किंतु दीपक को प्रकाशित करने के लिए फिर हमको दूसरा दिया जलाना पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, क्योंकि दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है, अन्य को भी प्रकाशित करता है, इसलिए हम उसको स्वयं प्रकाश कहते हैं। उसी प्रकार से अन्य जो वस्तु है घटपट आदि परमाणु आदि में भेद करने के लिए तो किसी अन्य विशेष की अपेक्षा होती है, किंतु विशेष में भेद कराने के लिए किसी अन्य पुनः विशेषांतर की अपेक्षा नहीं होती है। विशेष वस्तु स्वतः एवं व्यावृत्तः। ठीक है, अतः विशेष में हम स्वतः व्यावृतत्व अथवा स्वतः व्यावर्तकत्व की बात करते हैं। अब आगे हम ग्रंथ में जब देखेंगे तो ग्रंथकार ने क्या लिखा है, परमाणु नाम परस्पर भेद साधको विशेष एवं। परमाणु में जो परस्पर भेद का साधक है वो विशेष है। सतु स्वतः एवं व्यावृत्तः, वो जो विशेष है वो स्वतः एवं व्यावृत्त है। तेन अतः स्वतः व्यावृत्त होने के कारण एक विशेष से दूसरे विशेष को भिन्न करने के लिए, परस्पर में भेद सिद्ध करने के लिए अन्य विशेष की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, तो आपको विशेष समझ में आया, पंक्ति का अर्थ भी हमने आपको समझा दिया। आगे हम चलते हैं ग्रंथ में। समवाय, तो आगे कारिका देखिए, ग्रंथ आप लेकर बैठे होंगे। घटादीनाम कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः तेषु जातेषु संबंधः समवायः प्रकीर्तितः। ठीक है, मैंने आप लोगों का समवाय परिचय का वीडियो शेयर किया था, आपने देखा होगा उसको। अभी जो कारिका में जो अर्थ वो बताने जा रहे हैं, उनका जो आशय है वो उन्होंने मुक्तावलीकार ने व्याख्या में बताया है, तो हम मुक्तावली से ही लेते हैं कारिका का अर्थ। समवायम दर्शयति घटादीनाम इति अवयवा वैविनोः जाति व्यक्त्योः गुणगुणिनोः क्रिया क्रियावतोः नित्य द्रव्य विशेषयुक्त संबंधः समवायः, यह संबंध स समवाय। देखिए, घटादीनाम कपाल आदौ से क्या लेना है, घट में कपाल का जो संबंध है, कपाल में घट का जो संबंध है, ऐसा कहना चाहिए। कपाल में घट का जो संबंध है वो समवाय संबंध है। क्यों? तो घटादीनाम कपाल आदौ से क्या समझाना चाहते हैं ग्रंथकार, अवयवा वैविनो संबंध समवाय। एक घटादीनाम कपाल आदौ से अवयवा वैविनो संबंध समवाय समझना है। और द्रव्येषु गुण कर्मणो, द्रव्य में गुण और कर्म का संबंध, तो द्रव्य में गुण रहता है तो गुण गुणिनो। ठीक है, एक गुण गुणिनो को लेना है। और कर्म और जो द्रव्य है क्रिया क्रियावतो, क्रियावान कौन होता है, क्रियावान द्रव्य होता है, तो क्रिया और क्रियावान का संबंध भी समवाय संबंध है। तेषु जाति से संबंध, तेषु द्रव्य गुण कर्मसु, वो जो द्रव्य गुण कर्म है उनमें जाति का जो संबंध है, तो जाति व्यक्ति हो संबंध समवाय। अब यहाँ पर एक छूट गया, नित्य द्रव्य और विशेष तो उन्होंने कारिका में बताया नहीं, तो चकार है ना, तेनु जाते तेषु जातेश्च, तो चकार अनुक्त समुच्चयार्थ, जो कारिका में नहीं कहा गया उसको संग्रहित करने के लिए उन्होंने च लगा दिया। तो च से हम किसको लेंगे, नित्य द्रव्य और विशेष का संबंध है वो समवाय संबंध है। तो घटादीनाम कपालादो मतलब अवयवा वैविनो संबंध समवाय, द्रव्येषु गुण कर्मणो अर्थात गुण गुणिनो क्रिया क्रियावतो संबंध समवाय संबंध। गुण द्रव्य में हमेशा समवाय संबंध रहता है, गुण द्रव्य में ही रहता है, द्रव्य को छोड़कर के अन्यत्र नहीं रहता, और गुण द्रव्य में समवाय संबंध से ही रहता है। कर्म भी द्रव्य में समवाय संबंध से ही रहता है, और कर्म भी द्रव्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता। किंतु गुण सारे द्रव्य में रहता है, कर्म केवल 5 द्रव्य में रहता है, पृथ्वी जल तेज वायु मन, इन 5 द्रव्यों में ही कर्म है, क्रिया है। अतः इनको हम मूर्त द्रव्य कहते हैं। हमने भूतत्व मूर्तत्व की चर्चा की है, तो मूर्त द्रव्य किसको कहते हैं, जिनमें क्रिया होती है। बाकी जो द्रव्य है आकाश काल दिक और आत्मा, ये 4 विभू द्रव्य हैं। तो जो विभू है सर्वव्यापक है, वो इधर उधर कहाँ आएगा जाएगा, उनमें क्रिया होती नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया मूल ग्रंथ। आगे मूल ग्रंथ खुद ग्रंथकार लक्षण भी बना रहे हैं, समवायत्वम नित्य संबंधत्वम। तो इसके आधार पर हम लक्षण बना लेते हैं। समवाय का लक्षण नित्यत्व से संबंधत्वम समवाय से लक्षणम, नित्यत्व से संबंधत्वम समवाय से लक्षणम। ठीक है, नित्य संबंधत्वम से हम क्या समझेंगे, नित्यत्व से संबंधत्वम समवाय से लक्षणम। अब घटाइए, लक्षण समन्वय करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो समवाय संबंध है वो नित्य है, तो उसमें नित्यत्व चला जाएगा, और वो संबंध भी है उसमें संबंधत्व भी चला जाएगा, तो विशेषण दल भी चला गया, विशेष दल भी चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। पदकृत्य करिए, खुद ही पदकृत्य कर सकते हैं आप। केवल हम संबंधत्वम समवाय से लक्षण कहते हैं, संबंधत्वम समवाय से लक्षणम इतना ही कहा जाए। तो संबंध तो कई संबंध है, संयोग भी संबंध है, स्वरूप भी संबंध है, कालिक भी संबंध है, अभी हमने प्रतियोगित्व अनियोगित्व की चर्चा की, वो भी संबंध है, तो उन सब में संबंधत्व चला जाएगा, अतः अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए हमको नित्यत्व भी कहना चाहिए। तो बाकी जो संबंध है संयोग संबंध आदि, वो सारे संबंध अनित्य संबंध है, उनमें लक्षण नहीं जाएगा। केवल नित्यत्व कहिए, नित्यत्व समवाय से लक्षणम,
तो नित्यत्व तो कहाँ चला जाएगा? आकाश में चला जाएगा, काल में चला जाएगा, दिक् में चला जाएगा, परमाणु में चला जाएगा। तो उन सब में चले जाने के कारण अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः हमको संबंधत्व भी कहना चाहिए। तो आकाश काल दिक् आदि संबंध नहीं है। ठीक है, अत्यंत सरल लक्षण है, लक्षण समन्वय आपको हो गया है। अब आगे ग्रंथ का विचार करते हैं, ग्रंथकार क्या लिखते हैं। तो उन्होंने ग्रंथकार ने लिखा है, देखिए, तत्र प्रमाणम तु गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धि विशेषण विशेष संबंध विषया विशिष्ट बुद्धित्वात् दंडी पुरुष यदि विशिष्ट बुद्धिवत इत्यनुमानेन संयोग आदि बाधात समवाय सिद्धि। ये मूल ग्रंथ है। और यहाँ पर इन्होंने जब समवाय संबंध की बात की तो किसी ने प्रश्न पूछा, तत्र किम प्रमाणम समवाय सत्वे किम मानम। ये प्रश्न किसी ने पूछा, समवाय कोई संबंध है, इसमें प्रमाण क्या है? क्योंकि जो कुछ लोग हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मीमांसक का ये पूर्व पक्ष है, तो मीमांसक जहां पर हम समवाय संबंध की बात कर रहे हैं, अवयवा अवयविनो गुण गुणिनो, वहां पर उन लोग कहते हैं कि वहां पर स्वरूप संबंध होता है। क्या होता है? स्वरूप संबंध। अवयव और अवयवी का स्वरूप संबंध, गुण और गुणी का स्वरूप संबंध। तो वो समवाय को अलग संबंध नहीं मानते। तो उन्होंने प्रश्न पूछ दिया, जब हमने बताया कि देखो यहाँ पर समवाय संबंध होता है, तो उन्होंने प्रश्न पूछ दिया, समवाय संबंध होता है, इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। पहले तो सिद्ध करो कि समवाय होता है, तब देखा जाएगा कहाँ कहाँ समवाय संबंध होता है। ठीक, तो तत्र प्रमाणम तो समवाय को सिद्ध करने जा रहे हैं। ये समवाय सिद्धि का प्रकरण है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, तत्र प्रमाणम कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ और ज्यादा विषय पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि कम से कम ग्रंथ की पढ़ाई ठीक ठाक से हो रही है। और आपको 2 बार आपको पढ़ना है, एक बार से आप सारा समझ लेंगे ऐसी बात नहीं है। आपको 2 बार 3 बार सुन करके नोट बना करके अभ्यास करना चाहिए। अतः धैर्य से सुनिए। तत्र प्रमाणम गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धि विशेषण विशेष संबंध विषया विशिष्ट बुद्धित्वात् दंडी पुरुष यदि विशिष्ट बुद्धिवत इत्यनुमानेन संयोग आदि बाधात समवाय सिद्धि। ये मूल ग्रंथ है। तो ये ग्रंथकार क्या बोल रहे हैं? तत्र प्रमाणम प्रमाण क्या है? समवाय है, इसमें क्या प्रमाण है? तो अनुमानम प्रमाणम, अनुमान की बात है। ठीक है, नैयायिकों का बल अनुमान है, केवल नैयायिकों का नहीं है, सबका बल अनुमान है। अनुमान से हम सारा व्यवहार करते हैं। इसकी चर्चा कभी कर देंगे, किस प्रकार से हम सारे व्यवहार अनुमान से करते हैं। अभी हम मूल ग्रंथ के आधार पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमको अनुमान बनाना है। ठीक है, गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धि को पक्ष बनाना है। गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धि को पक्ष बनाया, और विशेषण विशेष संबंध विषयत्व को साध्य बनाना है, और विशिष्ट बुद्धित्व को हेतु बनाना है, और दंडी पुरुष को दृष्टांत बनाना है। ठीक है, इसको थोड़ा समझाते हैं। देखिए, ये हमने अनुमान बनाया है, क्योंकि गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धि इन्होंने कहा है, तो हम एक अलग अलग लेंगे। गुण विशिष्ट बुद्धि को अलग ले लिया, क्रिया विशिष्ट बुद्धि अलग ले लिया, जाति विशिष्ट बुद्धि आप ले सकते हैं। जहां जहां हमने समवाय संबंध बनाया है वहां सब जगह पर विशिष्ट बुद्धि होती है। तो हम एक अनुमान पहले ले लेते हैं, गुण विशिष्ट बुद्धि, इसको हमने बना दिया पक्ष। विशेषण विशेष संबंध विषया विशिष्ट बुद्धित्वात्, ये हमने बोला। तो यहाँ पर साध्य हमारा क्या बन जाएगा? विशेषण विशेष संबंध विषयत्व, ये हमारा साध्य बनेगा। और हेतु क्या बनेगा? विशिष्ट बुद्धित्वम। दृष्टांत क्या बनेगा? दंडी पुरुष यदि विशिष्ट बुद्धि, इसको हमको बनाना है दृष्टांत। इसको अच्छे से समझते हैं, घबराइएगा मत। इसी भाषा को, इसी पंक्ति को हम थोड़ा शब्दांतर का प्रयोग करके यदि बोलेंगे तो क्या होगा, और सरल करने हम जा रहे हैं। तो गुण विशिष्ट बुद्धि का अर्थ किया हमने, रूपवान घटः इति विशिष्ट बुद्धि। यही तो गुण विशिष्ट बुद्धि है। किसी एक गुण को लीजिए, तो गुण कहाँ रहता है? द्रव्य में रहता है। तो गुण का वैशिष्ट अर्थात गुण का संबंध, वैशिष्ट माने संबंध, तो गुण का संबंध कहाँ भाषित होगा? द्रव्य में भाषित होगा। तो गुण विशिष्ट बुद्धि अर्थात गुणवान घटः, रूपवान घटः, रसवान घटः, जो भी आप कोई भी ज्ञानवान आत्मा, कोई भी गुण विशिष्ट बुद्धि को ले सकते हैं। तो हमने उदाहरण के रूप में एक विशिष्ट बुद्धि को लिया, रूपवान घटः इति विशिष्ट बुद्धि। आगे आप क्रिया विशिष्ट बुद्धि में भी ले सकते हैं, क्रियावान घटः इति विशिष्ट बुद्धि भी आप ले सकते हैं। जाति विशिष्ट बुद्धि आप ले सकते हैं। जहां जहां हमने समवाय संबंध बनाया है वहां सब जगह पर विशिष्ट बुद्धि होती है। ये हो गया पक्ष। विशिष्ट बुद्धि है किंतु रूपवान घटः इति विशिष्ट बुद्धि को हमने बना दिया पक्ष। साध्य बनाया विशेषण विशेष संबंध विषयत्व। विशेषण और विशेष का जो संबंध है वह विशिष्ट बुद्धि का विषय होता है। मतलब हम रूपवान घट जब बोल रहे हैं, रूपवान घट अर्थात रूप विशिष्टो घटः, रूप का वैशिष्ट घट में, इसको हम कहते हैं विशिष्ट बुद्धि। विशेषण विशेष संबंधावगाही बुद्धि को कहते हैं विशिष्ट बुद्धि। मतलब जिस बुद्धि में, जिस ज्ञान में विशेषण विशेष का संबंध भाषित होता है उसको हम कहते हैं विशिष्ट बुद्धि। तो रूपवान घट विशिष्ट बुद्धि है, इसमें कोई दोष मत नहीं है। जो पूर्व पक्षी है वो भी मानता है हाँ ये विशिष्ट बुद्धि है, और जो नैयायिक है वो भी मानता है विशिष्ट बुद्धि है। तो विशिष्ट बुद्धि है
तो क्या सिद्ध होगा कि इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध भी विषय है। रूप तो विशेषण है, वो दिखाई दे रहा है, घट विशेष है, वो तो दिखाई दे रहा है, किंतु रूप और घट ही केवल यहाँ पर विषय है ऐसी बात नहीं है। रूपवान घट इस ज्ञान का विषय, केवल रूप और घट है ऐसी बात नहीं है। रूप और घट के अतिरिक्त रूप और घट के बीच में जो संबंध है वो संबंध भी इस ज्ञान का विषय है, ये हमको अनुमान करना है। विशेषण विशेष संबंध विषयत्व सिद्ध करना है। हेतु क्या देना है? विशिष्ट बुद्धित्व। ठीक है, यत्र यत्र अब व्याप्ति बनानी पड़ेगी ना, यत्र यत्र विशिष्ट बुद्धित्वम तत्र तत्र विशेषण विशेष संबंध विषयत्वम। इसके आगे हम चर्चा करेंगे। दृष्टांत क्या है, कहीं उदाहरण देखिए, बताइए जहां पर हेतु भी रहे साध्य भी रहे। तो दंडी पुरुष यदि विशिष्ट बुद्धि, तो दंडी पुरुष जब हम बोलते हैं अयम दंडी पुरुष, जब हम दंडी पुरुष बोल रहे हैं तो पुरुष हो गया हमारा विशेष्य, दंड हो गया विशेषण। तो दंड और पुरुष के बीच में संयोग संबंध है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। तो हमने इसको बना दिया दृष्टांत। जिस प्रकार से रूपवान घटः इति विशिष्ट बुद्धि को हम पक्ष बना सकते हैं, उसी प्रकार से क्योंकि ग्रंथकार ने गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धि लिया है, अन्य को भी ले सकते हैं, तो हमने एक और उदाहरण यहाँ पर ले लिया है, क्रियावान घट इति विशिष्ट बुद्धि। इसको आप पक्ष बनाइए, बाकी समान है। विशेषण विशेष संबंध विषयत्व हमको सिद्ध करना है, विशिष्ट बुद्धि तो हेतु है। ठीक है, अब यहाँ पर व्याप्ति होनी चाहिए, व्याप्ति, तभी जाकर के व्याप्ति और पक्ष धर्मता देखनी है हमको। जब भी आपके सामने अनुमान आएगा तब आपको सबसे पहले प्रश्न पूछना है कि अयम हेतु सद हेतु नवा, ये हेतु सद हेतु है कि दुष्ट हेतु है? तो सद हेतु है कि नहीं, कैसे परीक्षण करेंगे? व्याप्ति देखिए और पक्ष धर्मता देखिए। पहले हम व्याप्ति यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि पक्ष धर्मता में कोई समस्या नहीं है। आपका हेतु क्या है? विशिष्ट बुद्धित्व। विशिष्ट बुद्धि तो कहाँ रहता है? विशिष्ट बुद्धि में। तो क्रियावान घट, ये विशिष्ट बुद्धि है कि नहीं है? जो प्रश्न पूछ रहा है वो भी कहता है हाँ ये विशिष्ट बुद्धि है। रूपवान घट विशिष्ट बुद्धि है कि नहीं है? तो इसमें विशिष्ट बुद्धित्व रहता है। अतः पक्ष धर्मता में कोई समस्या नहीं है। प्रश्न आएगा व्याप्ति में कोई समस्या है कि नहीं? तो देखिए यत्र यत्र विशिष्ट बुद्धित्वम तत्र तत्र विशेषण विशेष संबंध विषयत्वम। विशिष्ट बुद्धित्व आपका हेतु है, विशेषण विशेष संबंध विषयत्व साध्य है। तो यत्र यत्र विशिष्ट बुद्धित्वम तत्र तत्र विशेषण विशेष संबंध विषयत्वम, ये हो गया आपकी व्याप्ति। अब ये व्याप्ति सही है, दृष्टांत हमको मिल गया दंडी पुरुष, ये जो विशिष्ट बुद्धि है, इसमें दंडी पुरुष विशिष्ट बुद्धि है, इसमें विशिष्ट बुद्धित्व है। और इसमें विशेषण विशेष का जो संबंध है, विशेषण हो गया दंड, विशेष हो गया पुरुष, उन दोनों का जो संबंध है संयोग संबंध, वो भी विषय बन रहा है। तो जो जो भी विशिष्ट बुद्धि होती है वह सब वह बुद्धि विशेषण विशेषण और विशेष्य के संबंध को विषय बनाती है। किंतु अनुमान से सिद्ध क्या हुआ? आप तो समवाय सिद्ध करेंगे ऐसा बोल रहे थे, हमने तो प्रश्न पूछा था समवाय में क्या प्रमाण है। आपने जो अनुमान बनाया वो अनुमान क्या सिद्ध कर रहा है? अनुमान ये सिद्ध कर रहा है कि विशेषण और विशेष्य के बीच में कोई न कोई संबंध है, ये नहीं सिद्ध कर रहा है। हम तो मानते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो नैयायी कहेगा जो संबंध हम सिद्ध करने जा रहे हैं उसी संबंध को हम क्या कहते हैं? समवाय संबंध कहते हैं। ठीक है, अनेन संयोगादिवादात समवाय सिद्धि। ठीक है, आगे जो ग्रंथ इति अनुमानेन संयोगादिवादात समवाय सिद्धि। अब प्रश्न आया कि जो संबंध आप यहाँ पर सिद्ध कर रहे हो अनुमान के द्वारा, विशेषण विशेष का संबंध सिद्ध कर रहे हो ना, रूप और घट के बीच में कोई न कोई संबंध है आप सिद्ध कर रहे हो, क्रिया और घट के बीच में कोई न कोई संबंध है आप सिद्ध कर रहे हो। तो जो संयोग संबंध है वही मान लेते हैं। दृष्टांत में जो आप दिया दंड और पुरुष के बीच में कौन संबंध है? संयोग संबंध है। तो रूप और घट के बीच में भी संयोग संबंध मान लिया जाए। तो कहते हैं संयोग संबंध हमेशा दो द्रव्यों के बीच में होता है, अतः रूप और घट के बीच में संयोग नहीं हो सकता, क्रिया और घट के बीच में संयोग नहीं हो सकता। तो संयोग आदि संबंध का बाद है यहाँ पर, अतः संबंध सिद्ध हुआ। संयोग आदि संबंध का बाद होने के कारण कोई अतिरिक्त संबंध हमको मानना पड़ेगा। जो अतिरिक्त संबंध है उसका नाम हमने दे दिया समवाय। तो इस प्रकार से हमने समवाय की सिद्धि की। ठीक है, आगे ग्रंथकार प्रश्न करेंगे, न तो स्वरूप संबंधी न सिद्ध साधनम अर्थांतरम वा। तो मुझे लगता है आज के लिए हमको इतना ही रख देना चाहिए। ये जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष समवाय को लेकर होने वाला है ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, अतः हम इसको कल के लिए रखते हैं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।